अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम अपने रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, डेटा पासिंग टेक्निक्स फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। कि अगर हमें डेटा को पास करना हो तो हम अपने डेटा को कैसे कंट्रोलर से व्यू पर लेकर जा सकते हैं। तो हमने बहुत डिटेल में व्यू बैग, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, इन सबको कवर किया था। तो यहाँ पर एग्जांपल भी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए, मैंने लास्ट वाली क्लास में ही तमाम काम कर ये सिखाया था आप लोग को। तो मैंने बताया था डेटा पासिंग टेक्निक्स, बेसिकली इसको हम डेटा पासिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। तो बेसिकली डेटा पासिंग टेक्निक है क्या, मैं एक बार, क्योंकि न्यू बच्चे भी इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सा आइडिया दे दूं। देखिए यहाँ पर आपको, आपने पढ़ा होगा, हम बेसिकली एक आर्किटेक्चर, एक डिजाइन पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एमवीसी है। यानी कोई भी कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोलर का सहारा लेते हैं। यानी कंट्रोलर से मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं, मॉडल कंट्रोलर से कम्युनिकेट करता है, और कंट्रोलर फिर व्यू से कम्युनिकेट करता है। तो ये सेपरेट हुई ये सारी बातें। तो आपके पास कंट्रोलर में होता क्या है, कंट्रोलर में बेसिकली सी शार्प की क्लास होती है। ये सिंपल एक क्लास बनी हुई है। आप इसे भले कंट्रोलर कहते हो, लेकिन है तो ये क्लास ही ना। अगर ये सारा कोड मैं इसमें से निकाल दूं, तो अब आपको क्या लगेगा, ये क्या है, ये बेसिकली क्लास है। एक क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट हुई हुई है और कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर मॉडल में आऊं, तो मॉडल में भी आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। यहां पर आप जितनी क्लासेस बनाना चाहो आप बना सकते हो। इसके अलावा अगर हम व्यू की बात करें, तो व्यूज में आपके पास HTML का पेज होता है। HTML का पेज नहीं होता, बल्कि मिक्सिन होता है। मिक्सिन मतलब CS और HTML दोनों को मिलाकर एक फाइल बनाई जाती है। जैसे लारावेल से वाबस्ता लोग जानते हैं, वहां पर blade.php की फाइल होती थी, जहां पर आप PHP और लारावेल, PHP और HTML दोनों का ही कोड वहां पर आप लिख सकते थे। ऐसे ही डॉट नेट ने CS HTML की एक्सटेंशन इसलिए बनाई कि अगर कोई बंदा अपने इस HTML पेज के ऊपर अपने पास कोई सी शार्प का कोड करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस कोड को रन करते हैं, यानी अबाउट या कॉन्टेक्ट वाले पेज को चलाते हैं, तो हमारा सी शार्प का कोड आउटपुट में नहीं दिखता, बल्कि हमारे HTML का कोड दिखता है। तो वो जो हमारे सी शार्प का कोड है जो HTML में कन्वर्ट हुआ, वो हमारे पास एक इंजन करता है, और उस इंजन का नाम है रेजर इंजन। आई होप ये सब आप पढ़ रखे होंगे, पढ़ा है ना? ठीक है। तो मैं अभी अगर बता भी दूंगा, बता दूंगा बाद में, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई इशू भी है तो वो हम क्लियर कर लेंगे। तो अभी तक हमने सीखा ये कि अगर हमें अपने कंट्रोलर, कंट्रोलर में बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास मेथड्स, इनको आप अपने सी शार्प में मेथड्स बोलते थे। यहां पर इसे आप एक्शन भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। सर मेथड बोलना चाहें तब भी कोई बुरा नहीं है, एक्शन बोलना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। बेसिकली हमने सीखा ये कि अगर हमारे एक्शन में कोई डेटा है, तो हम उसे कैसे अपने व्यू यानी HTML पेज के ऊपर दिखा सकते हैं, बस। तो इसकी कई सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा और मॉडल बाइंडिंग भी शामिल है। तो इनके जरिए हम अपने डेटा को पास कर सकते हैं फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, या एक्शन टू एक्शन, यानी मेथड टू मेथड भी डेटा को पास किया जा सकता है। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। तो मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आता हूं। यहां पर आने के बाद सबसे पहला मेरा काम क्या है कि मैं यहां पर एक कंट्रोलर क्रिएट करूं। हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर? सर बहुत सिंपल है। आपने कंट्रोलर के फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐड का बटन दिखेगा। बेसिकली यहां पर आपके पास ये कंट्रोलर का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आपके पास कंट्रोलर, अच्छा ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एमवीसी कितने किस्म के आपको कंट्रोलर देता है, तो आपको 3 किस्म के देता है। ये बात भी हो सकती है। एक बिल्कुल खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। दूसरा जिसमें रीड एंड राइट एक्शंस पहले से बने हुए हो। तीसरा एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके, जो कि व्यूज के साथ आपको बना बनाया देगा। दोबारा सुनिएगा। बाय डिफॉल्ट आपको एम्प्टी कंट्रोलर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कुछ भी कोड नहीं होता। सेकंड, जिसमें रीड और राइट एक्शंस, यानी आप डेटा को रीड कर सकते हो, लिखवा सकते हो, ये तमाम एक्शंस हुए हुए होते हैं। तीसरा, खुद डॉट नेट का अपना एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आपको पूरे HTML पेज के साथ बनाकर देना, सब कुछ खुद करके देना। तो ये 3 किस्म के कंट्रोलर आपके पास होते हैं, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो एम्प्टी कंट्रोलर है। हम बाद में बाकी भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी एम्प्टी कंट्रोलर पे इत्तेफाक करते हैं। जब आप किसी डॉट नेट में कभी जब भी आप कंट्रोलर को बनाते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका नाम होम कंट्रोलर ही सजेस्ट करेगा। अच्छा, अगर होम कंट्रोलर पहले से बना होगा, तो वो आपको कंट्रोलर के आगे कंट्रोलर 1 लिख देगा। अच्छी टेक्निक क्या है कंट्रोलर को बनाने की? कंट्रोलर को बनाते वक्त आप कंट्रोलर का नाम लाजमी लिखिए, मिटाइए मत।
ताकि आपको याद रहे कि आपने इसमें कंट्रोलर्स बनाए थे। लेकिन ये जो वन लिखा है ना, आप इसको मिटा दीजिए। उसके बाद आप अपने कंट्रोलर का जो नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं इस कंट्रोलर का नाम रखना चाहता हूं असद। तो मैं होम को मिटा दूंगा और इस नाम को पास कर दूंगा असद को। तो अभी बेसिकली मेरे कंट्रोलर का नाम हो गया असद कंट्रोलर। ये कंट्रोलर लिखा रहने दीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने कंट्रोलर को बनाया है। आप इसके बाद इससे पहले कंट्रोलर का जो नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। इसको लिखने के बाद आप सिंपल ऐड के बटन पर प्रेस करेंगे। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और सी शार्प की क्लास आपके लिए तैयार कर दी जाएगी। ये फाइल आपको कहां दिखेगी? ये आपको कंट्रोलर्स के फोल्डर में देखनी है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जब आप किसी कंट्रोलर को बना लेते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको एक बना बनाया मेथड यानी एक्शन बना हुआ मिलता है। आप इसको मिटा दीजिए, घबराने की भी जरूरत नहीं। आप चाहे तो बिल्कुल खाली करके प्रोजेक्ट में काम करें, मुझे तब भी कोई मसला नहीं है। अब यह हो क्या रहा है? बेसिकली ये है कंट्रोलर, और कंट्रोलर काम क्या होता है? टू कम्युनिकेट मॉडल एंड व्यू। तो अब जाहिर सी बात है, कंट्रोलर सी शार्प ने पहले से बना के रखा हुआ होगा। अब ये अब सी शार्प हमेशा किस में काम करता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में काम करता है। तो सी शार्प में इमेजिन करो कंट्रोलर को पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये कंट्रोलर, मैं इसको कोड दिखाऊं, अगर राइट क्लिक करो, गो टू करो, गो टू डेफिनेशन, ये देखो, ये देखो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पहले से कंट्रोलर के नाम से बन रखी है। ये मैंने और आपने नहीं बनाई है, ये सी शार्प ने खुद से बना के रखी हुई है। देखो, ये देखो, कितना सारा कोड हुआ है। आप पढ़ते रह जाओगे, लेकिन हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अब वो कंट्रोलर की जितनी भी खुसूसियात हैं या मेथड्स हैं, वो मुझे अपने कंट्रोलर में चाहिए। तो आपने ऊप में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को अपने पास आपको चाहिए तो आप क्या करो? इनहेरिटेंस। तो यहां पर हमने अपने कंट्रोलर को इनहेरिट कर दिया, किसके? सी शार्प के कंट्रोलर से। इससे क्या हुआ? अब मेरा कंट्रोलर भी अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज तो कर सकता है, लेकिन अब कंट्रोलर की भी प्रॉपर्टीज और मेथड को अपने पास एक्सेस कर सकते। ये बहुत बेसिक सी बात है। अब ये हमने बना लिया। अब बनाने के बाद मैं यहां पर चाहता हूं कि जैसे ही कोई मेरा प्रोजेक्ट रन करे तो जो डॉट नेट है ना, उसमें राउटिंग कैसे होती समझिएगा। डॉट नेट में जब यूआरएल्स बनती हैं तो सबसे पहले आता है कंट्रोलर का नाम, जो आपके कंट्रोलर का नेम होगा। उसके बाद स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन आपने उसमें कौन सा मेथड रन करना है, यानी उस कंट्रोलर की कौन से मेथड को आपको चलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, तो असद कंट्रोलर के अंदर आपने कौन सा मेथड चलाना है। तो मैंने तो अभी कोई बनाया नहीं है। तो कंट्रोलर के बाद आता है मेथड का नाम। इसे बेसिकली मेथड नेम नहीं, हम उसे इंडेक्स बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो। मेथड या इंडेक्स, वो एक्शन कह लो आप, एक्शन का नाम। हमेशा यूआरएल ऐसे बनेगी। सबसे पहले आपकी यूआरएल जो भी आपकी पोर्ट होगी, HTTPS 11244 ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश आपके कंट्रोलर का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लैश आपके एक्शन का नाम। यहां तक बात समझ में आती है? आती है। तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई बंदा मेरा प्रोजेक्ट रन करे और कंट्रोलर एसद दे, तो उसमें एक मेथड रन हो जाए जो कि हो पब्लिक। अब पब्लिक क्यों बना रहा हूं? पब्लिक इसलिए बना रहा हूं ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर सके। अब जाहिर सी बात है, हमने डॉट नेट में सीखा कि हमारे पास व्यू एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एचटीएमएल पेजेस बनाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मैं किसी मेथड की टाइप स्ट्रिंग रखता हूं, मेरा सवाल समझिएगा, और मैंने इसका नाम रखा शो, मेरे अपने मेथड का नाम है शो, तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं माउस रखता हूं तो यहां पर मुझे एक एरर देता है। इस एरर को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कंट्रोलर है, किसके नाम से? इसमें एक मेथड बना हुआ है, किसके नाम से? कह रहा है नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न अ वैल्यू। इस एरर को समझिए। वो कह रहा है कि यार, तुम्हारा मेथड जो कि असद कंट्रोलर में बना हुआ है, वो किस टाइप का है? तो बदले में वो आपसे क्या लेगा? स्ट्रिंग ही रिटर्न मांगेगा। तो क्या आपने इस मेथड में कुछ रिटर्न किया? नहीं। तो वो कह रहा है मुझे रिटर्न कर दो, मुझे रिटर्न क्या कर दो? असद रिटर्न, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग रिटर्न किया, ये बिल्कुल सही हो गया। देखो, चला के देखो भाई, चला के देखो। अब मैं यूआरएल बना के आपको दिखाता हूं। फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए,
मैंने ये मेरा बाय डिफॉल्ट यूआरएल। अब हमने देखा कि राउटिंग यहां पर कैसे होती है, कंट्रोलर विथ एक्शन। तो मेरे कंट्रोलर का नाम क्या था, असद, और उसमें मैंने मेथड किस नाम से बनाया, शो। जैसे ही मैं ये लिखूंगा मेरे इस कंट्रोलर को कॉल लगेगी और उसमें से कौन सा मेथड फायर होगा, दिस वन। तो ये मेथड बदले में उसको रिटर्न क्या करेगा, असद। तो मेरी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हुआ। यहां तक समझ में आया सब, कोई मुश्किल चीज नहीं, आसान। तो अब मैं चाहता हूं यार मुझे असद थोड़ी दिखाना है, मेरे पास तो यहां पर अपना एक HTML का पेज हो, मैं तो उस पेज को दिखाने की बात कर रहा हूं सर असद। तो क्या करूं, तो भाई इंटीजर दोगे तो इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा, स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग देना पड़ेगा, डबल दोगे तो डबल। सर तो कोई ऐसी टाइप बताएं जिससे हम एक व्यू को रिटर्न कर सकें। तो व्यू जब भी आपको चाहिए तो उसके लिए एक जो टाइप इस्तेमाल होती है वो होती है आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट एक इंटरफेस है जो कि आपको व्यू रिटर्न करता है, यानी बदले में आपसे क्या मांगता है, व्यू, यानी HTML पेज की रिक्वेस्ट आपसे मांगता है। तो अब मैंने क्या बोला, मेरे पास एक मेथड है किसके नाम से, शो के नाम से, जिसकी टाइप क्या है, यानी ये मुझसे बदले में रिटर्न में क्या मांगेगा, व्यू। व्यू मींस HTML पेज। तो मैंने क्या बोला, रिटर्न कर दो। तो रिटर्न क्या कर दो, तो मैंने कहा व्यू का नाम से एक मेथड बना हुआ है, आप एक व्यू को रिटर्न कर, डन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये व्यू तो रिटर्न कर देगा, अब मेरे पास तो हजारों व्यूज हो सकते हैं, इसको कैसे पता कौन सा व्यू दिखाना है, इसको कैसे पता कौन सा व्यू दिखाना है। तो जब भी कभी आप व्यू की बात करो, तो जब आपको व्यू बनाना हो, इस देखो हम एक्शन का व्यू बना रहे हैं, हम कंट्रोलर का व्यू नहीं बना रहे हैं। हम मल्टीपल एक्शन जिसके अंदर होंगे और मल्टीपल उसके अंदर व्यूज होंगे, हर एक्शन का अपना व्यू होगा। तो हम किसी भी जब व्यू बनाने की बात करते हैं तो हम मेथड पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड व्यू के बटन पे आते हैं, यहां से हम रेजर व्यू सिलेक्ट करते हैं, एम्प्टी कर लो, ये जो करना चाहो आप कर लो। मैं रेजर व्यू इसलिए सिलेक्ट करता हूं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेरा मेथड का नाम होता है ये उसी नाम से व्यू का नाम भी बना देता है। बना दिया। उसके बाद अब यहां पर एक जुमला है, इसको छोड़ दो, इनको क्रॉस कर दो, अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यूज अ लेआउट पेज। बस यूं इमेजिन कर लो, सी डॉट नेट के अंदर एक ऐसा पेज होता है जिसमें हेडर और फुटर पहले से लगा हुआ होता है, वो बाद में सीखोगे आप। तो वो कह रहा है क्या मैं अपने इस पेज को बनाते वक्त हेडर और फुटर को अपने पास शामिल कर लूं। अगर आप कहते हो चेक करते हो तो इसका मतलब यस, नहीं करते हो इसका मतलब नो। तो अगर मैं अभी इसको लगा रहने दूं इसका मतलब ये कि वो शामिल होगा। मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया, अब ये मेरा व्यू बना रहा है, किसका व्यू बना रहा है, शो का। लेकिन एक सवाल, एक बड़ी जबरदस्त चीज जो मुझे डॉटनेट में देखने को मिली वो पता है क्या है, कि जब आप किसी भी कंट्रोलर में उसके एक्शन पे रख के व्यू बनाते हो ना, तो इतना जालिम फीचर है डॉटनेट का कि वो पहले व्यू के फोल्डर में जाके उसी कंट्रोलर के नाम से क्या बनाता है, फोल्डर बनाता है, और फिर उसके अंदर उसका व्यू बनाता है। इससे काम सेपरेट हो जाता है और आपका कोड क्लीन रहता है। बात समझ में आई। अब ये व्यू खुल गया, अब चला के देखते हैं सर कि जब मैं असद के शो पे क्लिक करूंगा तो क्या वो इस व्यू पे आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। मेरी बात समझ में आ गई, तो आओ सीखते हैं। जैसे ही मैंने असद के शो पे क्लिक किया, देखो मेरे व्यू पे आ रहा है और इस व्यू के ऊपर HTML पेज में यहाँ शो लिखा था, इसलिए आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो। कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी यहां तक कंफ्यूजन, मैंने थोड़ा रिवाइज करवाया पिछला, कोई कंफ्यूजन किसी को, चलिए आगे बढ़। अब आते हैं सर मेन टॉपिक के ऊपर। सर मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक हमारा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन इट कि मेरे पास यहां पर एक अदद फॉर्म है। क्या है, फॉर्म। फॉर्म फॉर्म क्यों लेते हैं भाई, हम फॉर्म क्यों बनाते हैं HTML में, सिंपल सा सर, यूजर से डेटा को ले सकें। इसमें किसी का कोई सवाल है, मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। सर फॉर्म का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि यूजर से हम किसी भी किस्म के डेटा को ले सकें। गुड, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। उसके बाद मैंने यहां पर बोला एक अदद लेबल बना दो। यहां पर HTML टाइप नहीं हो सकती तो आपको खुद लिखनी पड़ती है। मैंने नेम के नाम से एक लेबल बना दिया, बना दिया। उसके बाद मैंने बोला अब जाहिर सी बात है नेम सिर्फ दिखाऊंगा थोड़ी, लूंगा भी तो सही। तो एक इनपुट कंट्रोल मैंने यहां पर ले लिया। क्या ले लिया, इनपुट कंट्रोल मैंने यहां पर ले लिया। अब लेने के बाद इनपुट की टाइप भी तो होगी, तो मैंने इनपुट की टाइप रख दी टेक्स्ट। बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूं। सेम मैंने कंट्रोल C किया, यहां पर BR का टैग लगाया और यहां पर बंद कर दिया। यहां पर मैंने नेम के बाद ले ली एज। दो चीजें अभी मैं ले रहा हूं, एक नेम है और एक एज है, दैट्स इट।
अब इस प्रोजेक्ट को चलाकर देख लो, कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया जो तुम्हें समझ में ना आए, इजीली समझ में आएगा। असद के शो में आ जाओ, आ गए। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त सा फॉर्म बना हुआ है, कोई मसाइल नहीं। गुड। अब एक ब्रेक और लगा लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अब जाहिर सी बात है, फॉर्म पे लिखने से बंदा डेटा थोड़ी चला जाएगा, तो कोई एक्शन भी तो परफॉर्म हो जिससे डेटा उठकर जाए कि उसने क्या है, मैंने भर दिया। तो हम क्या बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं। तो हमने यहां पर ब्रेक लगाया और यहां पर एक अदद बटन भी ले लिया, इनपुट। अच्छा, यहां पर लोग अक्सर टाइप के अंदर ना बच्चे बटन लिख देते हैं। अब मैं मेरी बात को समझिएगा, बहुत बहुत फर्क है सर, एक टाइप बटन के अंदर और टाइप सबमिट के अंदर, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये बात मैंने हर बार बताई है स्टूडेंट पढ़ाते वक्त भी बच्चों को। तो दोबारा करके दिखाता हूँ। यहां पर इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी फॉर्म के सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो हमेशा ऐसे घूमता है, देखो ऐसे रीडायरेक्ट करता है अपने फॉर्म के ओपन टैग के अंदर। अगर किसी फॉर्म के अंदर बटन की टाइप सबमिट है ना, तो वो सबमिट करने पे रीडायरेक्ट होता है अपने फॉर्म के ओपन टैग के अंदर, और वहां पर जाके ढूंढता है कि मेरे पास मेथड कौन सा यूज हो रहा है और एक्शन अब मुझे इसके बाद करना क्या है। ये सिर्फ तभी होता है जब टाइप सबमिट होती है। मेरी बात समझ में आई? अगर फॉर्म की टाइप बटन होती है ना, तो वहां पर आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ऑन क्लिक पे ये कर देना या वो कर देना, ये काम कर देना। तो उस पे वो फॉर्म को रीडायरेक्ट नहीं करता, इसीलिए हम सबमिट टाइप का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो सबमिट टाइप का इस्तेमाल आई होप समझ में आया होगा। तो मैंने बोला जैसे ही फॉर्म सबमिट करो, तो कहां चले जाना, मेरे फॉर्म के ओपन टैग के अंदर, जहां पर मैं बताऊंगा जब किसी फॉर्म से डेटा को भेजा जाता है, तो आपको पता है हम मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो किस्म के मेथड होते हैं, एक होता है पोस्ट, एक होता है गेट। पोस्ट का इस्तेमाल डेटा को सेंड करने के लिए किया जाता है, जबकि गेट का इस्तेमाल डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया मेथड पोस्ट, क्योंकि मैं डेटा को भेज रहा हूं। कोई सवाल? अब यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को चलाता हूं, देखिए मेरी बात को समझिएगा, बड़ी मजेदार बात है यहां पर। तो मैंने जैसे ही असद को लिख के शो पे क्लिक किया, यहां पर मेरा फॉर्म डिस्प्ले हो गया। मैंने नेम में लिखा असद, एज में लिखा 12। जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, मेरे मुताबिक ये रिक्वेस्ट करेगा अपने फॉर्म के ओपन टैग के अंदर, ऐसे ही, और उसे वहां पर क्या मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि मुझे अब आगे करना क्या है, क्योंकि एक्शन मौजूद नहीं है। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये देखिए मेरा डेटा गायब हो गया। कहाँ चला गया, आई डोंट नो। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इस डेटा को उठाकर एक दूसरे व्यू पे दिखाना है। क्या करना है, एक दूसरे एचटीएमएल पेज पे दिखाना है। तो मैं क्या करूं, अभी मैं मॉडल बाइंडिंग का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं मॉडल बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं जस्ट अगर मॉडल बाइंडिंग नहीं है तो हमें कैसे काम करना पड़ता है ये सिखा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, जब फॉर्म, अच्छा आपको पता है कि व्यू डायरेक्टली मॉडल से कम्युनिकेट तो नहीं कर सकता, तो किसके थ्रू कम्युनिकेशन होगी, कंट्रोलर के थ्रू। तो यानी जब मैं सबमिट करूं तो मेरा डेटा कहां जा सके, कंट्रोलर तक आ सके, उसके बाद मैं देख लूंगा। ये तो समझ आ रही है? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे ही तुम्हारा फॉर्म मेथड हो, मेथड पोस्ट हो, एक्शन, तुम कहां चले जाना, मेरे पास एक मेथड है, अभी है नहीं, बनाऊंगा, सेव डेटा के नाम से। क्या मतलब, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, मेथड कौन सा यूज हो और एक्शन कौन सा हो, मैंने बताया था सर इसी को हम एक्शन बोलते हैं। तो अभी मैंने एक्शन बनाया है क्या, नहीं। सर हम बना लेते हैं, हमने इसी को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, हमने एक्शन का नाम वहां क्या रखा था, कि जैसे ही तुम्हारे फॉर्म पे सबमिट हो तो क्या करना, इस सेव डेटा के एक्शन पे आ जाना। अच्छा एक सवाल, सर असद आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन से कंट्रोलर के एक्शन पे आ जाना। आपने ये कहीं बताया कि कौन से कंट्रोलर के किस एक्शन पे आना, हम कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, इसको कैसे बता सकते हैं आना। हाँ, तो इसको इसीलिए पता होता है, अगर आप उसी कंट्रोलर के उसी मेथड के उसी के व्यू में काम करते हो ना, तो इसे बाय डिफॉल्ट ये याद रहता है कि मेरे कौन से कंट्रोलर में मौजूद हूं और उसके किस मेथड पे मुझे आना है। तो चाहो तो आप लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, पूरी यूआरएल लिख के दिखाओगे, देखो ऐसे, होम स्लैश सेव डेटा, आप ऐसे लिख दो।
लेकिन मैं, सॉरी होम कह रहा हूं, असद स्लैश सेव डेटा। लेकिन अभी हम डायरेक्ट हम उसी के व्यू में काम कर रहे हैं, तो इसलिए बताने की जरूरत। मैंने क्या बोला, जैसे ही बटन पे प्रेस हो, मेथड क्या हो, एक्शन क्या हो, सेव डेटा पे आ गया। अब एक सवाल, सर बाय डिफॉल्ट जो मेथड होते हैं ना, वो गेट होते हैं। आपकी ये मेथड डेटा को सिर्फ गेट कर सकते हैं, पोस्ट नहीं कर सकते। तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है यहां पर। कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट देंगे मेथड के ऊपर, यहां पर आप लिखेंगे ये मेथड किस टाइप का है, पोस्ट टाइप का है। क्या डिफाइन करेंगे? तब उसको पता चलेगा कि मेथड पोस्ट के सेव डेटा पे जाना। बात समझ में आई? अब उसे पता चला कि मेरा मेथड क्या है, पोस्ट, और मेथड का नाम क्या है। अब पहले आप भेज रहे थे ना, तो उसको ये नहीं पता, उसको ये तो पता सेव डेटा है, लेकिन ये सेव डेटा कौन सा था बाय डिफॉल्ट? ये एचटीटीपी गेट था। बाय डिफॉल्ट क्या होता है सर? गेट होता है सर, पोस्ट नहीं होता। पोस्ट के लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ये पोस्ट का मेथड है। डन। अब इससे इसको क्या पता चला कि ये मेथड क्या है, पोस्ट के इस सेव डेटा के मेथड पे आना है। सर मुझे अभी भी शक हो रहा है, तो मैं शक को दूर करने के लिए यहां पर क्या करूंगा, एक एक लाइन लिखना चाहता हूं। बस यहां, नहीं लाइन भी लिखना नहीं चाहता। मैं कहता हूं जब यहां पर आ जाए ना, तो मेरा प्रोग्राम रुके। विजुअल स्टूडियो की खासियत दिखाऊं, यहां पर डीबगर मौजूद है। यहां पर अगर आप बुलेट लगा रहे थे ना, जैसे ये मैंने यहां पर सिलेक्ट की, इस ग्रे वाली पट्टी में लगता है। मैं यहां पर रोकना चाहता हूं प्रोग्राम को, यहां मैंने बुलेट लगा दी रेड कलर की। अगर वाकई वो इस मेथड के अंदर आया ना, तो यहां पर रुकेगा। बस यहां पर क्लिक किया मैंने ऐसे। अब देखो स्टार्ट करूं, ये देखो। अगर वाकई वो सबमिट करने के बाद इस मेथड के अंदर आ गया, इसका मतलब ये है कि मेरा काम बिल्कुल ओके हो रहा है। मैंने क्या बोला, असद के शो में आ जाओ। आ गए। अब मैंने डेटा पास किया असद, ये लिखी एज, जैसे सबमिट करूंगा कहां जाएगा, एक्शन क्या होगा और मेथड क्या होगा, यानी यहां आना चाहिए। आओ चेक करते हैं। सर ये देखो, मैंने कुछ नहीं किया, हाईलाइट किया उसने, कर्सर बना हुआ आ गया है। ये देख लो, इसका मतलब ये कि मैं बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आया हूं। मेरी बात समझ में आई? यहां तक तो मैं पहुंच गया सर, लेकिन सर खाली पहुंचा हूं, डेटा के साथ नहीं पहुंचा। खाली पहुंचा हूं, डेटा के साथ नहीं पहुंचा। डेटा कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। आपने शायद पढ़ा था पीएचपी के अंदर, जब भी किसी फॉर्म से डेटा को भेजा जाता है, तो ये सारे के सारे होते क्या है, इनपुट कंट्रोल्स। अब मान लो एक क्लास में सारे बच्चे असद के नाम से बैठे हुए हैं, मैं बुलाता हूं असद इधर आओ, तो क्या होगा, सब आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे हैं क्या, इनपुट कंट्रोल्स। अब इसको क्या पता किसमें कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, तो इनको यूनिक करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है नेम, जिसके जरिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स को एक अलग पहचान, एक अलग नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को एक नाम दे दिया, यूजर नेम। इस टेक्स्ट बॉक्स को एक नाम दे दिया, यूजर एज। या तो बात समझ में आ गई? अब मैंने स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट को रन किया। अब देखते हैं क्या होता है। मैं बार बार इसलिए ट्राइयां कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। मैंने यहां पर असद शो लिखा, फॉर्म में डेटा सबमिट किया, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा डेटा अभी नेम एट्रीब्यूट के अंदर पड़ा हुआ है, मैं उसे निकालूं कैसे, निकालूं कैसे? देखो, जब मॉडल बाइंडिंग नहीं होती थी ना, तो डेटा कैसे निकलता था, यहां पर आप यूज करते थे रिक्वेस्ट, क्योंकि आपने वहां से क्या भेजी, रिक्वेस्ट। तो यहां पर रिक्वेस्ट का आपने इस्तेमाल किया, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है बता दूं। देखो, जब आपने फॉर्म को सबमिट किया, तो आपने सर्वर एचटीटीपी से रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की, कि मैं डेटा क्या कर रहा हूं, सबमिट कर रहा हूं। तो अब रिक्वेस्ट का डेटा रिक्वेस्ट से ही रिसीव किया जाता है। तो यहां पर आपने लिखा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके कुछ था, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, मेरे ख्याल से एरे करके होता है ऐसा कुछ, देखते हैं क्या है ये। एरर दे रहा है, नहीं रिक्वेस्ट फॉर्म होता है या रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, रिक्वेस्ट फॉर्म डॉट गेट, नहीं, एक सेकेंड ना, माउस रखो उस पर, एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, कह रहा है कि, एक सेकेंड इस लाइन को लिख के देखते हैं सर। ये अलग से चीज है, बिल्कुल सेपरेट चीज है सर। एएसपी
डॉट नेट कोर, ये पुराना तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, ये रहा, इसने भी करा होगा, ये रहा। एच टी टी पी कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट डॉट, ये तो काफी लंबा कर दिया इसने प्रोसेस, आसान वाला दिखाओ। ये अब चलता भी नहीं है भाई। रिक्वेस्ट डॉट गेट वैल्यूज, नहीं, यहां से फॉर्म से डेटा सेंड किया, ये रहा। एच टी टी पी कंटेक्ट रिक्वेस्ट, इतनी बड़ी लाइन, ओहो, इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी। चलो ट्राई करते हैं। एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट, क्या था, ये लाइन कॉपी कर लेते हैं ना यहाँ से। एच टी टी पी कंटेक्स्ट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, फॉर्म से निकालना है डेटा भाई मुझे। तो अच्छा, अब ये लाइन क्या करेगी, अब यहां पर आपने देना पड़ेगा वो एट्रीब्यूट का नाम जो आपने यहां पर पास करके रखा है। यहां पर क्या रखा है, चेक करते हैं सर, मैंने क्या बोला, एचटीटीपी से जो रिक्वेस्ट आ रही है फॉर्म में, उसमें यूजर नेम जो आ रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उठा लो। और उठाने के बाद एक काम करो, वेरिएबल बना रहा हूं यूजर के नाम से, उसमें डाल दो। बस, ये लाइन लिखी, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। यानी उस फील्ड से डेटा को निकालो और किसमें डाल दो, आओ उसको, यहां पर मैंने बुलेट लगा दी। अब मैं तुम्हें डेटा आता हुआ दिखाऊंगा, देखते हैं डेटा आता है या नहीं आता। आ गया तो काम आसान, नहीं आया तो और लंबी करनी पड़ेगी। यहां पर आया, असद शो किया, नेम में पास किया, लिखा आया, आया। देखते क्या हुआ सर। माउस रखा, इस पे देखो, माउस रखो बताता है, यहां पर आओ, ये देखो, कह रहा है मेथड ये टारगेट हुआ, ये स्टैटिक मेंबर्स, इसको छोड़ दो। अभी ये इस लाइन में फंसा हुआ है, अभी देखो यूजर खाली है, क्यों, क्योंकि अभी ये लाइन चली नहीं है, यूजर ना ला रहा है। कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते हैं। यूजर में देखो क्या है, वो देखो, ये देखो, यही लिखा था वहां पर, मैंने कुछ और लिखा था, ये देखो क्या लिखा था, उठा ली। तो पहले ऐसा होता था कि हमें हर डेटा को उठाने के लिए इतनी बड़ी बड़ा, इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा कोड लिखना पड़ता था। मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, और एक और काम करता हूँ, मैं एज भी उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एज के हिसाब से बनाई थी, यूजर एज बना लिया, इसको कहती है यूजर एज। दोनों वेरिएबल्स में दोनों डेटा स्टोर है। अब क्या करूं, अब मैं इनको शो करवा देता हूं एक व्यू के ऊपर, कोई मसला। हाउ टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, आप व्यू बैक या व्यू डेटा टाइम डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बोला व्यू बैक का इस्तेमाल किया, और इसका नाम रखा डॉट यूजर नेम में क्या डाल दो, यूजर। सेम ऐसे ही यूजर एज में क्या डाल दो, यूजर एज। दोनों व्यू बैक पास कर दिए, कर दिए पास। अब मैंने क्या बोला, रिटर्न कर दो एक व्यू के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, हाँ ये तो सेव है, ये तो खुद एक पोस्ट मेथड है। तो मैं क्या करता हूं, एक, अच्छा मैं तुम्हें बिना व्यू मेथड पे क्लिक करके व्यू बनाना सिखाता हूं। अगर इमेजिन करो मैं यहां पर आके एक व्यू बना दूं असद के अंदर ही, खुद ही बना रहा हूं ये, मैं ऐड व्यू रिजल्ट, खुद बना रहा हूं ये मैं, बिल्कुल कस्टम रिजल्ट। ओहो सॉरी यार, गलत बन गया, जज्बात में इंटर दब गया मेरे से। ये देखो डिलीट, ऐड व्यू, इसका नाम रख देता हूँ रिजल्ट। देखते हैं ना सर क्या होता है, अगर मैं वहां से क्लिक करके व्यू ना बनाऊं तो क्या होगा। अब मैंने क्या बोला, इस व्यू के ऊपर आ जाना, जब डेटा सबमिट हो, डेटा को व्यू बैग में डालना, और डालने के बाद किस व्यू पे आ जाना, ये तो मैंने बताया ही नहीं। व्यू कैसे बताते, पता किसी को, ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया और आपने व्यू का नाम यहाँ पेस्ट कर दिए, रिटर्न व्यू, कौन से व्यू पे चले जाना। अगर आप व्यू में नाम नहीं लिखेंगे तो वो अपने व्यू के अंदर जाएगा, लेकिन अगर आप व्यू का नाम दे देंगे तो अब वो उस व्यू के अंदर जाए। तो जब ये यहां पर आएगा, तो मैंने क्या बोला, यहां पर जब आ जाओ तो एक काम करना, मेरा इस वेरिएबल को प्रिंट कर देना, और साथ में एक और क्या प्रिंट कर देना, यूजर की एज को भी प्रिंट कर देना। चेक करते हैं सर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एरर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। चले सर, असद शो, नेम पास किया एडमिन, एज पास की दिस, सबमिट कर रहा हूं। सबमिट करने पे क्या होना चाहिए, सबमिट करने पे ये नेम के अंदर सारी चीजें
जो एज होगी वो इसमें साइन हो जाएगी, जो नेम होगा वो नेम में साइन हो जाएगा। ये इसको इस मेथड पे लेकर आएगा। ये मेथड क्या करेगा, एक एक चीजें निकालेगा, वेरिएबल में डालेगा, फिर इसमें से निकाल के व्यू बैग में डालेगा, और व्यू पे भेज देगा, रिजल्ट के व्यू पे। जब ये रिजल्ट के व्यू पे आएंगे तो मैंने क्या बोला, व्यू बैग में जो डेटा वो यहाँ पर प्रिंट कर। कंप्लीटेड। तो पहले जो कोडिंग होती थी ना, वो इस तरह से होती। इसमें काफी लंबा चौड़ा काम होता था, जिसमें आपको एक एक कोड को लाइन बाय लाइन निकालने के लिए पूरा एचटीटीपी कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता। अब हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं मॉडल बाइंडिंग। अब मॉडल बाइंडिंग क्या है, आओ चलो थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर। तो थोड़ा सा एक लेक्चर ले लेते हैं सर। थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है ये। मॉडल बाइंडिंग क्या होती है, सिर्फ डेफिनेशन ले रहे हैं भाई, कोई से नॉलेज नहीं ले रहे हैं। ASP डॉट नेट कोर MVC में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। ASP डॉट नेट कोर MVC मॉडल बाइंडिंग का मतलब है HTTP रिक्वेस्ट। व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट? सर ये तुमने क्या की थी अभी, ये फॉर्म भरे थे, क्या कर रहे थे? एक HTTP रिक्वेस्ट ही तो कर रहे थे। ये क्या है, ये किस तरह की रिक्वेस्ट है? HTTP रिक्वेस्ट ही तो है। HTTP रिक्वेस्ट यानी फॉर्म। अब फॉर्म से डेटा आ रहा हो, क्यूरी स्ट्रिंग से आ रहा हो, राउट कोई राउट से डेटा आ रहा हो। राउट मतलब जैसे किसी की आईडी आ रही हो, जेसन में डेटा आ रहा हो, जो डेटा आता है। अब वो किसी भी यार ये ये ना, ये जो चार पांच चीजें लिखी हुई हैं, ये बता रहा है कि इन किस्म किसी भी किस्म की HTTP रिक्वेस्ट हो सकती है। कह रहा है इनसे जो डेटा आता है उसे ऑटोमेटिकली सी शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी मॉडल पैरामीटर में कन्वर्ट कर देना, इसी को मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। मतलब नहीं समझे? यानी जो डेटा आपको फॉर्म से रिसीव हुआ, इसको ऑटोमेटिकली वो सी शार्प ऑब्जेक्ट में खुद ही कन्वर्ट कर देता है, इसी को मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। कैसे, आपको समझिए। सिंपल वर्ड्स, यूजर यूआई पे डेटा सबमिट करता है, MVC उस डेटा को मॉडल यानी यानी जब डेटा आपने सबमिट किया तो वो कहां डालता है, मॉडल के अंदर डालता है, में कन्वर्ट कर देता है। आपको मैन्युअली रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म नेम जैसी चीजें लिखने की जरूरत। सर यही तो मैंने करके दिखाया था, यही तो लिख के दिखाया था, यही कर रहा था ना अभी मैं। वो क्या बोल रहा है कि जब आप मॉडल बाइंडिंग का इस्तेमाल कर लेते हो तो ये जो आप खुद से बार बार एक लाइन ऑफ कोड का, एक लाइन ऑफ इनपुट कंट्रोल का जो डेटा आप गेट कर रहे थे, वो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम सारा खुद कौन कर देगा, मॉडल बाइंडिंग खुद ही परफॉर्म कर देगी, इसी को मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। कोई बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो सर? जी आए साहब। तो मॉडल बाइंडिंग क्या है सर, क्या है मॉडल बाइंडिंग? तो ये बताइए ना, बताओ। अच्छा, HTTP रिक्वेस्ट में कितने किस्म का डेटा आ सकता है, बताओ। सर डेटा फॉर्म की शक्ल में भी आ सकता है, HTTP रिक्वेस्ट से फॉर्म में भी आ सकता है, जेसन के फॉर्मेट में भी हो सकता है, और क्यूरी स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, और शाबाश, देख लो देख लो, मसाला देख के बता दो, मसला नहीं है। और राउट की शक्ल में भी आ सकता है। राउट, अच्छा राउट की शक्ल में कैसे भाई, तुम परेशान हो रहे हो, देखो ऐसे, होम स्लैश असद क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू 4, ये आया डेटा, तो इस तरह की बात कर रहा हूं मैं। तो दोबारा पढ़ो, कहता है कि HTTP रिक्वेस्ट से जो डेटा आता है उसे ऑटोमेटिकली सी शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी मॉडल या पैरामीटर में कन्वर्ट कर देना, इसी को मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। सर दो तीन बार पढ़िए ताकि मैं आपको समझाऊं। सर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात को समझिए। जब आप किसी फॉर्म से डेटा को सबमिट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट आप भेजते हैं। अब वो आपने फॉर्म से रिक्वेस्ट भेजी, प्रॉब्लम ये थी पहले कि आपको एक एक करके स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के मैन्युअली करके आपको एक एक फील्ड से डेटा निकालना पड़ता था, और उसके बाद वेरिएबल में सेट कराकर आपको अलग से भेजना पड़ता था। मॉडल बाइंडिंग ने आपके इस काम को कर दिया आसान। उसने कहा ये सारा काम मैं खुद ही करके आपको ऑब्जेक्ट की शक्ल में बना के दूंगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसी को मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। ये जो लंबा लंबा कोड लिखा है ना, ये खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है।
अब प्रैक्टिकली करके दिखाऊं अगर कोई बोलते हो तो, दिखाऊं? देखो, अभी फॉर्म से आपने डेटा लिया, लिया। जब हम किसी फॉर्म से सबमिट करते हैं तो वो डेटा कहां जाता है हमारे? कहीं ना कहीं जाके सेट तो होगा, किसी ना किसी प्रॉपर्टी में तो सेट होगा। तो प्रॉपर्टीज हम कहां बनाते हैं? मॉडल के अंदर बनाते हैं सर। सारा डेटा हमने वही मैनेज करना है ना। तो हम मॉडल में आ जाते हैं। कहां आ गए? मॉडल में आ गए, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, मॉडल्स में आ गए, आ गए। यहां पर आने के बाद सिंपल सी बात है, जिस भी नाम से तुम क्लास का नाम रखना चाहो तुम रख सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी। राइट क्लिक, ऐड क्लास। क्या नाम रखूं? स्टूडेंट रख लूं या एम्प्लॉय रख लूं? डेटा रख लो। डेटा डॉट सी एस के नाम से मैंने एक क्लास बना दी। अब जाहिर सी बात है भाई कि जब नाम, एज, सिटी, जेंडर आ रहा है तो उसको कहीं बाद में देखना है तो किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करोगे, किसी प्रॉपर्टी में नहीं डालोगे, डालोगे ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। अच्छा, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं पब्लिक ही क्यों? सर पब्लिक इसीलिए, तभी तो आपका मॉडल जब बाइंड हो रहा होगा तभी तो उसको एक्सेस कर पाएगा, वरना तो उसे एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो पब्लिक इसीलिए रखते हैं। पब्लिक, पहला क्या था? नाम। नाम किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग। किस नाम से बनाना चाहते हो फील्ड को? नेम। डन। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, इसमें से डेटा उठाना भी है, डेटा इसमें डालना भी है। इनकैप्सुलेशन याद आ रही है? गेटर और सेटर की प्रॉपर्टीज। तो यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया गेटर और सेटर। गेटर और सेटर क्यों? कि मैं इस वेरिएबल्स, इस प्रॉपर्टी से डेटा लूंगा भी और डालूंगा भी। अब सेम एक और प्रॉपर्टी, एज के नाम से। एज किस टाइप की होगी सर? इंटीजर। ये लो इंटीजर बना। दैट्स इट। दो प्रॉपर्टी से यार है, कोई मसला? कहाँ आ रहा है? वो एरर नहीं है, हाँ। अच्छी बात है, पूछना चाहते हो। वो कह रहा है नॉन नलेबल प्रॉपर्टी नेम मस्ट कंटेन अ नॉन नल वैल्यू एग्जिस्ट व्हेन कस्टमर कंस्ट्रक्टर कंसीडर एडिट रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कि यार आप अभी जब आप इसको छोड़ लो तो ये वार्निंग दे रहा है। वार्निंग इसलिए दे रहा है कि आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। मैं इसका भी हल बताऊं क्या है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता अभी फिलहाल के लिए, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, देखा चालाकी। मैंने इसे बोल दिया बाय डिफॉल्ट खाली रखो। वो अभी ये समझ रहा है कि मुझे नल है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वो इसीलिए इसको उस पर वार्निंग दिखा रहा था। तो अभी तुम चाहो तो डेटा खाली डाल सकते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसको ऐसी एम्प्टी छोड़ दो। वो वार्निंग दे रहा है, इसका कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है? वो रेड कलर से एरर्स आते हैं। यहां पर मैंने दो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, कर दिया। अभी मॉडल बाइंडिंग हुई नहीं है, अब होगी। कैसे होगी देखो। जब मैंने फॉर्म से डेटा को सबमिट किया तो मैंने रिक्वेस्ट क्या की, एक्शन क्या होगा, मेथड क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, जो नाम तुमने यहां दिए हैं, जब तुम इनसे डेटा निकालोगे तो तुम किस में डालना चाह रहे हो? अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर। जो नाम तुमने यहां डिफाइन किए वो नाम तुम यहां पेस्ट कर दो, कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जब वो डेटा डालेगा तो उसे कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इस नाम से इस वेरिएबल में डालना है। बात समझ में आ गई? तो तुमने सेम नाम यहां पर पास कर दिए। अब जब फॉर्म सबमिट हुआ तो इस हमें अगला काम डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो डेटा को कहां लेके जाता है? ये मॉडल में। अब सवाल ये कि मॉडल तक भेजेगा कैसे, मॉडल में डालेगा कैसे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि आखिर ये मॉडल में डाले तो डाले कैसे। तो भाई, आपकी क्लास का नाम आपने क्या बनाया था? हाँ, आपकी क्लास का नाम आपने क्या बनाया था? डेटा। तो आप अपनी क्लास को ऐसा यहां पर ऐसा पैरामीटर पास कर, पास कर दिए। और इसका कोई भी आप एक नाम रख लो जिससे आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सको। मैंने इसका नाम रख लिया स्मॉल में डेटा। मैं बाकी सारा कोड कमेंट कर रहा हूं और मैं अब चला के दिखा रहा हूं। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है, यहां पर मैंने अपने मॉडल का नाम लिखा है। अब देखना ये करता क्या है, अब देखना ये करता क्या है। स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट रन हो गया। असद के शो में आया, नाम दिया, एज दी, 12 पे आया। लो जी, ये गुजर गया, रुका ही नहीं। असल में मैंने बुलेट्स मारनी चाहिए थी, मैंने रोकना था तो मैंने रोका भी नहीं इसको। खैर, मैं इसको दोबारा बंद करके चलाऊंगा। मुझे रोकना था, आपको कुछ दिखाना था, वो निकल गया आगे। असद के शो में आ जाओ, डेटा दिया, एज दी, पास किया। ये देखो रुका हुआ है, रुका हुआ है। अच्छा अब देखो, मैं ना इस क्लास के ऊपर माउस लेके जा रहा हूं, इस डेटा वेरिएबल के ऊपर।
ये मेरी क्लास का नाम है, मेरे मॉडल का नाम, और इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है? रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? जिसके जरिए हम उसको बाद में कॉल कर सकते हैं। माउस रखूं? ये देखो, रखा। क्लिक करो। ये देखो। नहीं समझ आया? हुआ क्या? तुमने जैसे ही फॉर्म सबमिट किया, तुम्हारी क्लास जो थी वो क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। यानी डेटा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया ना पूरा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डॉट नेम में जाके उसने नेम सेट कर दिया, डेटा डॉट एज में जाके क्या सेट कर दिया? वो सेट तो हो गई। ये काम मैंने क्या वो लाइन लिखी? http context डॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट डॉट टू स्ट्रिंग, मैंने कोई लाइन लिखी? ऑटोमेटिकली डेटा मेरा उठा लिया। उठा लिया। अब क्या करूं? अब डेटा मेरा मॉडल में आ चुका है। अब आपको दिखाना हो अगर इसको, तो आप इजीली दिखा सकते हो। अब मैं दिखाने की बात करूं, मैं दिखा देता हूं सर, ये देखो। अब यहां पर मैंने क्या बोला? अब इसको हटा दो कोड को। अब मैंने बोला वापस तुम अपने ही व्यू पे आ जाना। या व्यू बैक में डाल दूं? चलो व्यू बैक में डाल देता हूं, ये लो। डेटा डॉट, इसको हटाओ। क्या आया था ऑब्जेक्ट में? क्या क्या आया था? डेटा डॉट क्या आया था? क्या क्या आया था? नेम्स। डेटा डॉट। ये लो भाई, होगी। चलो बिस्मिल्लाह करके देखते हैं, डेटा गया कि नहीं गया। देखो कितनी लाइनें काटी है मैंने, गौर से देखना वहां से। यहाँ रुका। व्यू बैक में ये देखो असद। व्यू बैक में और यूजर एज में 12। कंटिन्यू। ये लो। दिस इज कॉल्ड मॉडल बाइंडिंग। ये होती है मॉडल बाइंडिंग बस। हुआ क्या? एक बार रिवाइज करते हैं। मॉडल बाइंडिंग क्या है? जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट से जो डेटा आता है, सी शार्प में, सी शार्प में क्या होता है? आपके पास आपका जो जो फॉर्म से डेटा रिसीव हुआ, उसे वो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट यानी पैरामीटर में, देखो पैरामीटर, पैरामीटर में कन्वर्ट कर देता है। इसी को मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। जहां पर आप मैन्युअली रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म का इस्तेमाल करके डेटा को गेट कर रहे थे, वहां पर आप मॉडल के थ्रू डेटा को इजीली निकाल सकते हो। और ये काम सी शार्प बखूबी खुद से कर सकता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। कोई सवाल जिसमें समझ में नहीं आया तो पूछो यार। मुझे लग रहा है अभी भी बहुत कंफ्यूज हो। कंफ्यूज क्यों हो ये जानना चाहता हूं। जी। सर आपसे शुरू करते हैं। उमेर, क्या चीज जो समझ में नहीं आई? हाँ, नहीं समझ में आया। मॉडल बाइंडिंग क्या होती है, पहले बताओ, व्हाट इज मॉडल बाइंडिंग? जब आप किसी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट से डेटा को सेंड करो। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट कई तरह से हो सकती है। फॉर्म से डेटा आ सकता है, क्यूरी से डेटा आ सकता है, यूआरएल राउट से डेटा आ सकता है, जेसन के फॉर्मेट में डेटा आ सकता है। जब डेटा आपने सेंड किया, तो सी शार्प क्या करता है? ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, भूल गए क्या? ये यार, ये देखो, ये रहा। ये बनाया, ये बंद किया। नेम में नेम को डाल दो। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भूल गए क्या? नेम में नेम को डाल दो, ऐसे। एज में एज को डाल दो। ये इसमें कन्वर्ट कर रहा है भाई। कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो फिर आपने जो मॉडल प्रॉपर्टीज बनाई हुई होती हैं, आप उस एज ए पैरामीटर पास करके उससे डेटा को फेच कर लो। जो भी आपका क्लास का नाम होगा, आप उसके जरिए अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। और जब भी ऑब्जेक्ट से डेटा उठता है तो डॉट करके उठता है। ये तो जावास्क्रिप्ट की पहचान है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा आपने। अब कोई क्वेश्चन? जी सर, बराबर में। जी, पूछो ना, पूछो। आया समझ में? जी। आया सर, समझ में आया? जी। कुछ पूछना तो पूछ लो। जी असद। जी। जी असद। हसनैन। मैं एक बार फिर बता रहा हूं सर, थोड़ा क्लियर हो जाए, दोबारा देखिएगा। जब मॉडल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी जब सी शार्प आपका कोड ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता था, तब क्या होता था? जब आप फॉर्म से डेटा सबमिट करते थे ना, तो आपको निकालने के लिए इस पूरी लाइन ऑफ कोड का इस्तेमाल करना पड़ता। अब जितने आपके इनपुट कंट्रोल्स हैं, आपको ये लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी। जितने आपके इनपुट कंट्रोल्स हैं, ये लाइन आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। इससे एक नुकसान पता है क्या है? अब साबित करने लगा। इस पे आप वैलिडेशन लगाने के लिए बहुत बहुत लंबी चौड़ा काम करते थे। देखो, अब जैसे एग्जांपल, इफ वेरिएबल यूजर, अगर यूजर, ये देखो, अगर यूजर की एक ये पेज बला बला हो, ये हो, वैलिडेशन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो।
इतनी लंबी चौड़ी, इतना लंबा चौड़ा काम। अरे भाई ये तो बहुत लंबा हो गया। यानी वैलिडेशन लगाने के लिए आपको काफी लाइंस ऑफ कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। मॉडल बाइंडिंग के थ्रू ये काम हो गया आसान। जब आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हो ना, तो आप डेटा को इनकैप्सुलेट करते हो, और इनकैप्सुलेशन के अंदर आप इजीली वैलिडेशन लगा सकते हो। मैं लगा के दिखाऊं, ये देखो। कंट्रोल सी, ये देखो, सिर्फ एक चीज देखना। एज को वैलिडेट करो। देखना इनकैप्सुलेशन कैसे वैलिडेट करता है। लो, हो गया। मैं सिखाऊंगा आगे टॉपिक डेटा इनोटेशन के नाम से, लेकिन अभी बता रहा हूँ, ये देख लो। ये लो भाई। मैं डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर ही इसको वैलिडेट कर सकता हूँ। मुझे कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। ये सब यहीं से वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको चला के नहीं दिखा रहा। फिलहाल के लिए आप इसको स्किप कीजिए। मैंने यहां पर सिंपली सर दो प्रॉपर्टीज बनाई हैं। एक नाम के नाम से और एक एज के नाम से। ये प्रॉपर्टीज मैंने क्यों बनाई? इसीलिए कि जब मेरे फॉर्म से डेटा आएगा तो मैं अपने डेटा को डायरेक्टली अपने मॉडल में सेट करूँ। तो जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया, मेथड पोस्ट कॉल हुआ, एक्शन सेव डेटा कॉल हुआ। जब ये इस पे आया, तो मॉडल बाइंडिंग क्या करती है? आपको मैंने बताया कि मॉडल बाइंडिंग ऑटोमेटिकली क्या करती है, आपके डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो आपने अपने मेथड में किसको कॉल किया? अपनी क्लास को, एज अ पैरामीटर। फिर आपने क्लास का क्या बना दिया? रेफरेंस वेरिएबल। ये वेरिएबल है। यार कैसे भूल जाते हो? अगर क्लास को दुनिया में लाना तो क्या बनाते हो उसका? ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते हो? असद एक क्लास थी, असद, उसके बाद उसका कोई भी नाम रखा, उसके बाद न्यू, और उसके करके असद लिखते थे। ये भूल गए क्या? और उसके बाद इस असद के जरिए आप उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज करते थे। तो इसी को तो रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहां पर मैंने यही तो बनाया हुआ है कि भाई डेटा मेरी क्लास का नाम है, उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है। अब जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया, चूंकि उसने क्लास को यानी मॉडल को यहां पर देखा, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा को क्या बना दिया ऐसा? ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर चूंकि नाम सेम थे, तो नाम में उठा उठाकर वो इसकी प्रॉपर्टीज में डेटा को सेट करता गया। और वो पूरी शक्ल एट दी एंड क्या बन के तैयार हो गया? एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। और फिर जब ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया, तो आपने क्या बोला? डेटा में जाओ, ऑब्जेक्ट से निकालने के डॉट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, डॉट से इस्तेमाल करते हैं। डॉट करके नेम उठा लो, डॉट करके एज उठा लो, व्यू बैक में डाल दो। फिर आपने क्या बोला? अच्छा भाई, जब निकाल लिया है तो एक काम करो, व्यू पे चले जाना। व्यू कौन सा है वो? रिजल्ट। रिजल्ट पे जाना, तो व्यू बैक में जो पड़ा हुआ यहां पर दिखा देना। इसी को कहते हैं मॉडल बाइंडिंग। मेरे हिसाब से इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज तो है ही नहीं जो मैंने करवा दी हो। समझ में आ गई? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो बताओ भाई। आया कि नहीं आया? मैंने फॉर्म से करवा दिया ताकि तुम्हारा मसले मसाइल सारे हल हो जाए। जी सर। नहीं आया समझ में? आगे सर। अब एक सवाल। सर अगर, एक सेकंड। मैं अब क्या करना चाह रहा हूं, मैं कुछ और करना चाह रहा हूं, एक छोटी सी एग्जांपल और कराना चाह रहा हूं, देखो। अब बंद करो सब चीजें। मॉडल बाइंडिंग की एक और एग्जांपल, मॉडल बाइंडिंग की एक और एग्जांपल। इधर देखिए। मेरे पास कंट्रोलर का नाम है असद। मैं असद कंट्रोलर में आ गया। अब देखिएगा, इस बार मैं डेटा फॉर्म से नहीं ले रहा। इस बार मैं डेटा फॉर्म से नहीं ले रहा, मैं उसको स्टैटिक डेटा दूंगा। अब जाहिर सी बात है, मुझे एचटीटीपी रिक्वेस्ट से डेटा तो आ नहीं रहा। तो मैं, जाहिर सी बात है, डेटा कहाँ रखूंगा? कहाँ रखोगे? डेटा आने के बाद आता कहाँ है पहले? फॉर्म से डेटा कहाँ आता है? कंट्रोलर में आ रहा है ना। कंट्रोलर उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो मैं यहां पर अपना एक मेथड बना लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट माई डेटा एंड दैट्स इट। रिटर्न कर दो एक व्यू। अब देखना, हाँ, मॉडल बाइंडिंग कर रहे हैं। अब मैं, मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा रखना है। तो सी शार्प में क्या पढ़ा था?
हाँ, लिस्ट पढ़ी थी। जब आपने मल्टीपल स्टूडेंट डेटा में आपने क्या रखा था, लिस्ट, लिस्ट एरे लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चों का डेटा होगा तो बहुत सारे नाम, आईडी, एजेस, प्रॉपर्टीज भी तो होंगी। क्योंकि मुझे मॉडल बाइंडिंग करनी, तो मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं मैं, मॉडल बनाऊं। तो मॉडल तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है ना। मैं मॉडल दोबारा बनाऊं, बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। चलो बना लेते हैं, वो भी तुम्हारे खातिर कर लेते हैं, हर एक चीज दोबारा से। ऐड न्यू क्लास, यहां पर मैंने इधर देखिएगा क्या नाम रखा, स्टूडेंट, रख दिया। अब अब मेरे पास क्या क्या स्टूडेंट में डेटा होगा, पहले मैं ये डिफाइन कर दूं। आईडी होगी, नाम होगा, एज होगा, एज होगी, बस। गिनती की चीजें ले रहा हूं, तीन चीजें लेनी। मेरा मॉडल तैयार है, मेरा मॉडल तैयार है जिसमें डेटा आएगा। बंद कर दिए। आपने पढ़ी होगी जेनेरिक लिस्ट। जेनेरिक लिस्ट वो होती है जिसमें आप जिस टाइप को पास करते हो सिर्फ उसी टाइप का डेटा ले सकते हो, किसी और टाइप का डेटा नहीं ले सकते। जेनेरिक कलेक्शन याद आई। तो मैंने लिस्ट क्या है बाय डिफॉल्ट, सी शार्प के अंदर क्या है, एक क्लास है। क्लास को कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते, लिस्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ये देखो जेनेरिक लिस्ट आ रही है। अब सवाल ये कि मुझे इस लिस्ट में डेटा वैल्यूज के नाम से मैंने बना दिया, जो भी मैंने बना दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस लिस्ट में डेटा किस टाइप का रखना है। तो मैं अगर बात करूं तो मेरे पास एक ऐसा मॉडल है जिसमें स्ट्रिंग भी है, और तो मैं सवाल ये ऐसी कैसी लिस्ट बनाऊं जिसमें मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर हो सके। तो मैं लिस्ट को ही क्लास टाइप का बना देता हूं, ताकि वो उसी टाइप के डेटा को हैंडल कर सके। तो मेरी क्लास का नाम क्या था, तो मैंने यहां पास कर दिया स्टूडेंट। मेरी लिस्ट किस टाइप की है, स्टूडेंट टाइप की है, यहां पर भी मैंने पास कर दिया। डन। अब इसमें डेटा ऐड करना है, चाहो तो यहीं पर ऐड कर लो भाई, ऐसे कर्ली ब्रेसेस बनाओ, यहां पर ऐड कर लो। ये देखो, मैंने एक लिस्ट बना दी स्टूडेंट टाइप की। अब इस लिस्ट में मुझे डेटा को ऐड करना है। लिस्ट मैंने बना दी स्टूडेंट टाइप की। अब मैंने क्या बोला देखिएगा, जब भी क्लास में डेटा ऐड करना हो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू। मेरी क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट। स्टूडेंट में जाओ, क्या क्या थी प्रॉपर्टी से आती है, ये खुद ही आएंगी, कंट्रोल स्पेस, आ गई आईडी। आईडी क्या कर दी 1, नाम क्या कर दिया, असद। एज क्या कर दी 27, ये देख रहे हो। मैंने क्या किया, अभी अपने कंट्रोलर से जो डेटा है वो किस में सेट कर रहा हूं, किस में सेट कर रहा हूं, मॉडल, मॉडल में सेट कर रहा हूं ना भाई, मॉडल में सेट कर रहा हूं। अब मैंने इसे कंट्रोल सी करके कॉपी किया, जीपीटी पे आया और उसको मैंने बोला 5 फेक रिकॉर्ड डाल दो। लो भाई तैयार हो गई, डाल दिया। ये 5 लोगों का डेटा अभी कहां पड़ा हुआ है, मेरे पास मेरी लिस्ट में। और ये लिस्ट किस टाइप की है, स्टूडेंट टाइप की, मॉडल में डेटा को, हर प्रॉपर्टी में डेटा को सेट कर रही है। डन। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब मेरा कोई भी बंदा असद कंट्रोलर में माई डेटा को खोले तो लिस्ट लोड होती है, स्टूडेंट में जाते हैं, एक एक प्रॉपर्टी में एक एक डेटा को सेट कर दिया जाता है। कर दिया। अब सारा डेटा मेरा कहां पड़ा हुआ है, मॉडल में पड़ा हुआ है। लिस्ट, सारा डेटा अभी अभी ये पूरी लिस्ट की किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, वैल्यूज में। अब मैंने क्या बोला, जब एक काम करो व्यू पे जा ही रहे हो, अब ये यहां से कहां जा रहा है लिस्ट के बाद, रिटर्न क्या कर रहा है, जब व्यू पे जा ही रहे हो तो मेरा एक काम करो, सारा डेटा भी व्यू में ले जाओ। लेकिन ये सारा डेटा अभी पड़ा कहां है, मॉडल के अंदर पड़ा है, सेट तो मॉडल में हुआ है ना। तो अभी मैंने क्या बोला, व्यू में जा रहे हो तो सारा डेटा किस में कहां ले जाओ, व्यू में। तो अभी ये सारा डेटा किस में पड़ा हुआ है, नहीं अभी इस वैल्यूज में। मैंने बोला व्यू जब जा ही रहे हो तो ये सारी वैल्यूज भी ले जाओ। अब ये व्यू डेटा सारा ले जाएगा कहां पर, अपने व्यू पे आओ, बना लेते हैं ऐड व्यू, रेजर व्यू, ये लो बना दिया। अभी हम फॉर्म वाला काम नहीं कर रहे हैं सर, अभी हम स्टैटिक वाला, फॉर्म वाला करके दिखा दिया, अभी स्टैटिक करके दिखा रहा हूं। सिंपल, मैंने एक मेथड को कॉल किया, एक मॉडल बनाया स्टूडेंट के नाम से, उसमें 3 प्रॉपर्टीज ली, और लिस्ट का इस्तेमाल करके उन प्रॉपर्टीज में मैंने वैल्यूज को सेट कर दिया। और मैंने क्या बोला, जब व्यू पे जा ही रहे हो तो मेरा डेटा बाइंड करके लेके जाओ, जो भी रिकॉर्ड है सारा लेके जाओ। यहां तक आ गए। अब डेटा उठाना है, अब यहां से डेटा उठाना है दोस्तों। कैसे उठेगा, देखो, जब अभी सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, मॉडल में, ये मानते हैं मॉडल में आ चुका है। अब मॉडल से डेटा निकाला कैसे जाता है, अब मुझे डेटा रीड करना है ना, गेट करना है। तो जब भी मॉडल से डेटा निकाल, एट द रेट मॉडल, स्मॉल में एट द रेट मॉडल, उसके बाद, उसके बाद
एप्लीकेशन का नाम क्या है मेरी? वेब एप्लीकेशन 14 आपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अब आप उसको ये बात बता रहे हो कि मेरा मॉडल कहाँ बना हुआ है? मॉडल्स के फोल्डर के अंदर एक स्टूडेंट के नाम से बना, ये आप बता रहे हो बेसिकली। इसमें जाओ डॉट, किस नाम से? मॉडल डॉट किस नाम से? स्टूडेंट। ये आपने क्या कर लिया, अपने मॉडल को उठा लिया। एक सेकंड, आपने वहां डेटा किसमें भेजा? लिस्ट। आपने बोला क्या उठा लिया, मेरे मॉडल को उठाओ, और मेरा मॉडल किस टाइप का है वहां पर? लिस्ट टाइप का है। इसके जेनेरिक बनाए और इसके अंदर आपने पूरा रेफरेंस पास कर दिए। ये रेफरेंस किस चीज का बता रहा है? ये बता, क्या बता रहा है कि मेरे मॉडल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट किस टाइप का है? लिस्ट, जेनरिक लिस्ट है मेरी। डन। अब यहां पर मुझे अपना डेटा दिखाना शुरू करना है। अब क्या मेरे पास एक रिकॉर्ड था या दो रिकॉर्ड थे? नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ना, ये पूरी रॉ, ये पूरी रॉ। अब एक चीज को बार बार करना हो तो क्या करते हैं? लूप चलाते हैं। सिंपल। सी शार्प को कोड लिख रहा हूं, सी शार्प को जब भी कोड लिखना हो एट द रेट के साथ लिखेंगे। फॉर ईच का लूप चला दो। चला दिया। बंद कर दिया। जब डेटा मॉडल में होता है ना, तो मॉडल से ही निकाला जाता है। तो मॉडल को हम लिखते हैं कैपिटल में, MODEL। जब डेटा निकालना हो तो कैपिटल मॉडल से यूज करते हैं, और जब रेफरेंस पास करना हो तो स्मॉल रेफरेंस में मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने क्या बोला, मेरा डेटा सारा किसमें पड़ा हुआ है? मॉडल। निकाल के एक वेरिएबल में डाल दो। वेरिएबल आइटम इन। मॉडल से निकाल के इसमें डाल दो। आइटम। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास टेबल तो है नहीं, मैं यहां पर आता हूं, बूटस्ट्रैप टेबल लिख लेते हैं। बना बनाया मिल जाएगा, ये रहा। कॉपी और पेस्ट, यहां पर पेस्ट, पहले पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहां पर क्या क्या था? आईडी थी, नाम था, और क्या था? एज थी। बाकी हटा दो। हटा दिया। ये सब फजूल रॉ हटा दो, हटा दी। ये लो भाई। अब हमें क्या करना है, बस रॉ को बार बार ये इस इसमें डेटा को प्रिंट करना है। तो हमने फॉर ईच का लूप अंदर डाला की बॉडी में, कोई डेटा यहां पर आएगा, हेडिंग में थोड़ी आएगा। यहाँ है। ये रॉ कट की अंदर डाल दी, पेस्ट। ये लो भाई। अब डेटा यहां शो कराना है, सारा डेटा मॉडल सिंगल किसमें आ गया? आइटम। अब सी शार्प को कोड को कैसे लिखते हैं? एट द रेट आइटम में जाओ, खुद ही देखो, डॉट लिखो तो खुद ही प्रॉपर्टी उठाएगा, डॉट लिखो। आ गई। आईडी दिखा दो। यहां पर क्या दिखा दो? यहां पर क्या दिखा दो? नेम दिखा दो। और यहां पर क्या दिखा दो? एज दिखा। दैट्स इट। सेव किया, दोबारा देखते हैं। जैसे ही मैं असद कंट्रोलर के माई डेटा में जाऊंगा, एक लिस्ट क्रिएट होगी, और उस लिस्ट में स्टूडेंट मॉडल में जाके एक एक वैल्यू को सेट कर दिया जाए। तब ये इस कोड से आगे बढ़ेगा, तो ये अपने व्यू पे जाएगा, और जब व्यू पे जा रहा होगा तो सारी वैल्यूज को फाइंड करके अपने साथ लेके जाएगा। जब ये यहां आ जाएगा, तो मैंने इसको रेफरेंस बताया कि मेरे पास लिस्ट एक स्टूडेंट टाइप की पड़ी हुई है, जो कि मॉडल में है। फिर मैंने बताया फॉर ईच का लूप चलाओ, चूंकि सारे डेटा मॉडल में, मॉडल से निकाल के इसमें डाल दो, आइटम में, और एक एक करके प्रिंट कर दो। आओ देखते हैं क्या हुआ। असद में जाओ। क्या नाम था? मेथड का नाम क्या है हमारे? शो माई डेटा, सॉरी। ये लो भाई, माई डेटा करूं। जैसे इंटर प्रेस करूंगा सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा? एक लिस्ट क्रिएट होगी, और वो लिस्ट में जो डेटा होगा वो जाके सेट होगा किसके अंदर? आपके मॉडल प्रॉपर्टीज एक एक करके। आईडी में वन, नेम में नेम, एज में एज। जब पूरी लिस्ट बन जाएगी, तो उसके बाद आपका व्यू पे रिटर्न होते वक्त वो डेटा को साथ बाइंड करके ले जाएगा। ले गया। फिर आपका एक एचटीएमएल पेज खुलेगा। जब वो खुलेगा, तो आपने बताया कि मेरे पास मॉडल एक है लिस्ट टाइप को, जिसमें स्टूडेंट टाइप की लिस्ट है। फिर वो लूप से मॉडल से डेटा निकाल के आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। ये होती है मॉडल बाइंडिंग। सर मैंने आपको फॉर्म से भी लेके दिखाया, और मैंने आपको स्टैटिक डेटा डाल के भी दिखाया। दोनों तरीके से मैंने आपको डेटा को सेंड करना सिखाया। कोई सवाल? सर इतना कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं जितना हम बना रहे हैं। बस मेरे हिसाब से अगर डेफिनेशन में यहां तक पढ़ के छोड़ दूं ना, तो मेरे लिए काफी है। ये ये सर, अगर किसी को ये समझ में आ गया तो गेम ही खत्म है सर। बेसिकली मॉडल बाइंडिंग का काम क्या होता है कि आपके डेटा को ऑटोमेटिकली सी शार्प के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। दैट्स इट। आपको खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काम ऑटोमेटिक खुद हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। डन। मैंने आपको पुराने तरीके से लेना सिखाया,
फिर मैंने आपको मॉडल बाइंडिंग के थ्रू सिखाया, और उसके बाद मैंने आपको स्टैटिक डेटा पास करके भी दिखाया कि यार अगर हम फॉर्म से डेटा नहीं ले रहे तो हम किस तरीके से यहां से पास कर सकते। डन। आई होप समझ में आया होगा, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन है तो अभी बताइए। नहीं है? सर ये जी। डायनेमिकली जो आ रहा था फॉर्म से डाटा, वो टेबल में कैसे दिखाएंगे? सर बात ये कि वो सेव नहीं हो रहा था दोस्त। वो वेरिएबल में तो पड़ा था लेकिन सेव नहीं था। मैंने एक डेटा तुम्हें दिखाया, लेकिन मैं मल्टीपल सेव करने के लिए तो मुझे कहीं स्टोरेज तो चाहिए होगी ना। तो मेरे पास स्टोरेज थी नहीं, मैं डेटाबेस यूज करता वहां पर। बात समझ में आई? तो अभी मेरे पास स्टोरेज थी नहीं। अब मैंने इसीलिए स्टैटिक डेटा का इस्तेमाल किया कि यार मल्टीपल डेटा ऐसे रख के दिखाया और तुम्हें वहां से फैच करके दिखा दिए। चलिए वहाँ पे डाटा लिखते बिल्कुल, तो वो अभी मैं करा नहीं रहा, तो इसलिए मैं बस मेरा काम था मॉडल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझा कि मॉडल बाइंडिंग असल में क्या है। क्या है असल में मॉडल बाइंडिंग? हैं। ठीक है, के अंदर जो आ ऑब्जेक्ट है उसको जो है शीशा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देने का काम कौन करता है भाई? मॉडल बाइंडिंग खुद करता है। इसी को मॉडल बाइंडिंग कहते हैं, और कोई बड़ी चीज नहीं है भाई इसके अंदर। इसमें बस फायदा क्या होता है कि आप वो जो पूरा कोड लंबा लंबा लिख रहे होते हो उससे बच जाते हो, और आप मॉडल में इजीली अपने डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हो। बस यही फर्क है सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।